ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट, ये जो वेव ऑप्टिक्स में हमने इसको क्लास 11th में चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर हमारा वेव जो था उसमें हमने पढ़ा था। तो वहाँ पे याद है क्या फॉर्मूला हमारा बनता था कि अगर एक तुम्हारा ऑब्जर्वर है और एक सोर्स है, मान लो ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, सोर्स इधर जा रहा है, तो क्या फॉर्मूला था? न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू वी माइनस वी प्लस वी एस। पहले चेक करो सही है कि नहीं है। अगर ये ऑब्जर्वर तुम्हारा इधर मूव कर रहा है, मान लो वीओ वेलोसिटी से, और सोर्स मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से आपका अवे जा रहा है, ठीक है। इसमें अगर वीएस को पहले कर दो, देखो अगर ये वीएस को पहले कर दो, मान लो तुमने बोला वीएस इधर कर देते हैं, वीओ इधर कर देते हैं, अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तब फार्मूला क्या बन जाएगा? तब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? v माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस, सॉरी v माइनस वी एस। तो कोई आपको एक मेथड से याद करना पड़ेगा। ये v तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हो गया, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा, ये न्यू फ्रीक्वेंसी। ये जो v है तुम्हारा क्या चीज़ है? v स्पीड ऑफ लाइट। जैसे इस केस में जो क्लास 11 में पढ़े थे, इसमें साउंड वेव, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव 332 जो भी होता है। तो अगर देखो ये केस है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, अगर ये मतलब कमिंग टुवर्ड्स द सोर्स और सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो इस केस में ये फॉर्मूला, अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो ये फॉर्मूला हो गया। कोई भी एक आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है? ओ पी क्यू आर एस, तो ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस, समझ में आया? ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन लगता है। हाँ, सेकेंड भी सेम चीज़ है, बस ये साइन चेंज हो गया है, ये प्लस की जगह माइनस हो गया है, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया है। अगर दोनों अवे जा रहे हैं, मान लो ये अवे जाने लगा, मान लो ये अवे जाने लगा, तो क्या होगा? ये वी ओ की स्पीड क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये भी इधर आने लगा, तो यही केस हो गया बेसिकली। दोनों पास आने लगे, तो दोनों पास आने लगे तो इस फॉर्मूले में क्या करोगे? वी एस को क्या करोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 11 का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं वेव ऑप्टिक्स में क्या चीज़ हो रही है। वेव ऑप्टिक्स में मान लो ये वाला केस मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, मान लो ये अर्थ पे तुम खड़े हो, ठीक है। तो बेसिकली तुम ऑब्जर्वर हो और जो चीज़ जा रही है वो तुम्हारा सोर्स है, तो वो लाइट एमिट कर रही है। लाइट एमिट कर जैसे भी कर सकती है, तुम उसको मतलब चाहो तो यहाँ से लाइट छोड़ रहे हो, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, या लाइट वो जैसे भी अगर एमिट कर रही है किसी भी तरह से। तो बेसिकली अगर लाइट वो एमिट कर रही थी, एक तरह से वो सोर्स हो गया तुम्हारा, ठीक है। और वो तुमसे अवे जा रही है, तो इस केस में देखो क्या होगा। इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आपको रिसीव होगी, जब उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखो ऑब्जर्वर इस केस में नहीं मूव कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं 0, ठीक है। और ये चीज़ आपकी अवे जा रही है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना होगा? फ्रीक्वेंसी में चेंज समझ में आ रहा है ना, कि न्यू होता अगर ये मूव ना करता, अगर ये मूव ना करता तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ से जो आ रही है वो न्यू होती। अब ये चूंकि मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग अवे बेसिकली, तो मूविंग अवे में यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये न्यू डैश आ रही है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला डायरेक्टली आपको बुक में दे दिया है कि डेल्टा न्यू अपॉन जो न्यू होता है ये कितना होता है? माइनस वी रेडियल बाई सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? कैसे? देखो हम निकाल लेते हैं। न्यू डैश माइनस न्यू कितना होगा ये बताओ जरा। तो इस केस में इसको 0 मान लो, तो न्यू v अपॉन v प्लस वी एस माइनस न्यू, तो कितना हो जाएगा? न्यू कॉमन कर लो, v अपॉन v प्लस वी एस माइनस 1, ठीक है। और इसी न्यू डैश माइनस न्यू को हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा न्यू। फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? डेल्टा न्यू, और इसको नीचे कर दो, न्यू कर दो,
तो यहाँ से क्या होगा, देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस वी एस अपॉन वी प्लस वी एस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये जो v प्लस वी एस है, ये जो v है ये तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी। तो लाइट की वेलोसिटी अगर ये सोर्स की वेलोसिटी, तो यहाँ देखो आपके बुक में बड़ा कंडीशन लिखा है कि अगर सोर्स की वेलोसिटी, ये जो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, अगर ये लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल नहीं है, मान लो मतलब वी एस इज नॉट मतलब वेरी लेस देन सी, तो इस केस में हम वी एस को सिंपली क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा न्यू अपॉन न्यू माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन सी। अब वेलोसिटी ऑफ सोर्स को वी रेडियल क्यों बोला है, क्योंकि कल को ये ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे करके ट्रेवल कर रहा है पैराबोलिक पाथ में, हाइपरबोलिक पाथ में, तो हम लोग को उस पाथ से मतलब नहीं है, हमको किस पाथ से मतलब है, इसका जो ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसके दो कंपोनेंट हो गए। तो जो यहाँ से अवे जा रहा है उसी को हमने क्या बोल दिया, रेडियल। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए ना, एक वी रेडियल हो गया और एक वी टेंजेंशियल हो गया। तो कल को बहुत दूर ऑब्जेक्ट जो मान लो पैराबोलिक में जा रहा है तो हमको बस रेडियल, तो ये बताता है वी रेडियल। तो यहाँ से हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया। सर वो माइनस वी नहीं होगा, कौन सा है, माइनस का एक साइड ये वाला है, हाँ ठीक है, ये हटा दो माइनस वी। ठीक है, तो ये आ गया। तो डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी। और वी रेडियल मतलब किसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी एस्टेरॉयड है या जो भी चीज़ तुम्हारी जा रही है। ठीक है, और ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो गया। तो एक फार्मूला ये लिख लो पहले। एक फार्मूला ये होता है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट करो इसे, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, सबके रिस्पेक्ट में। मतलब डिफ्रेंशिएशन का मतलब तो चेंज कर रहे हो, अगर तुम उसको चेंज कर रहे हो मतलब दोनों तरफ डी कर रहे हो, डी ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो जाएगा। उधर क्या आएगा, न्यू इंटू डी लैम्डा प्लस डी न्यू इंटू लैम्डा, इधर लिख दे। तो क्या आ गया, न्यू इंटू डी लैम्डा प्लस डी न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया, न्यू डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डी न्यू लैम्डा। तो यहाँ से देखो माइनस डी न्यू बाई न्यू क्या आ गया, डी लैम्डा बाई लैम्डा। समझ आए। तो ये फॉर्मूला क्या बदल जाएगा हमारा, देखो ये माइनस अगर इधर लेते आओगे, ये माइनस अगर इधर ले आओगे तो इस माइनस की वैल्यू डी, मतलब ये डी लैम्डा बाई लैम्डा क्या हो गया, वी रेडियल। इस पे आपके जेईई में क्वेश्चन आया इसी एग्जैक्ट फॉर्मूले पे। इसमें कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट या जो भी सोर्स है, सोर्स इज गोइंग अवे, यहां लिख देता हूं बल्कि, सोर्स इज गोइंग अवे, सोर्स इज गोइंग अवे। तो देखो अगर मान लो मैंने कोई एक वेलोसिटी दे दिया कि सोर्स इस वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख के सी की वैल्यू निकाल के जो भी तुमने वेवलेंथ मैंने जो भी दिया है वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आया, जो वेवलेंथ वहाँ से पहुँच रही है, तो इसमें डी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये गोइंग अवे है तो डी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव आएगी, है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है। तो लैम्डा की जब वैल्यू बढ़ रही है तो जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है उसमें लैम्डा की वैल्यू किधर ज़्यादा होती है, रेड साइड में कि वायलेट साइड में, रेड साइड में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, रेड शिफ्ट। तो अगर आपने कोई भी ईएम वेव आपने रिलीज किया है, वो वापस आया और तुम्हें अगर रेड शिफ्ट दिख रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है हाँ, इसका मतलब वो हमसे दूर जा रही है, हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्लू शिफ्ट दिखा है, इसका मतलब सोर्स आपका वो जो ऑब्जेक्ट है, कॉमेट है, एस्ट्रॉयड है, वो पास आ रहा है। तो पास आ रहा है, आप ब्लू शिफ्ट से कर लेते हो। वो अगर तुमने डेल्टा लैम्डा की वैल्यू अगर एग्जैक्ट निकाल ली तो तुम क्या निकाल सकते हो, आप वी रेडियल निकाल सकते हो। तो किस स्पीड से रेडियली हमारी तरफ आ रहा है वो आप निकाल सकते हो। इसी से कैलकुलेट किया जाता है कि कोई भी आ रहा है एस्ट्रॉयड हमें टकराएगा कब, कैसे आएगा। और एग्जैक्ट पाथ निकालने से ये निकाला जाता है कि कितने डिस्टेंस से अर्थ से पास कर जाएगा वो। तो ये जो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट है ना, ये एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये क्लियर है? yes. लिख लो। एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 10.1, वो देख लेते हैं ज़रा।
ठीक है, देखो कोहेरेंट और इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव। सबसे पहले कोहेरेंट वेव क्या होती है? जैसे कोहेरेंट वेव का बड़ा सिंपल एग्जांपल देते हैं तुम्हें, सिंपल जैसे बहुत एग्जांपल है। जैसे मान लो कि ये पानी का यहाँ सरफेस है, मान लो वाटर सरफेस है, और मान लो 2 पेन है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने हाथ से क्या किया, इसको ऐसे ऐसे कर डिप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्या लग रहा है? कोहेरेंट है। कोहेरेंट मतलब कि जिस समय ये डिप हो रहा है उस समय भी हो रहा है, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस 0 है। या दूसरा तरीका, ये अब ये ऐसे जा रहा है, मतलब समझो कि ऐसे करके फेज डिफरेंस कांस्टेंट है बेसिकली। अब इसको कैसे समझें? जैसे मान लो जिस समय डिप कर रहा है उस समय शुरू कर रहा है, जिस समय नीचे गिर रहा है उस समय यहाँ पहुँच रहा है, जिस समय ये ऊपर आ रहा है ये नीचे जा रहा है। तो फेज डिफरेंस अभी तुम्हारा π/2 का हो गया है। पाई का डिफरेंस क्या हुआ? जस्ट अपोजिट। ये तीनों चीज़ें बेसिकली क्या है ना, कोहेरेंट हैं। अच्छा, मैं हाथ से अगर ट्राई करूं तो ये संभव नहीं है। तो एक इंस्ट्रूमेंट अगर मैं डिज़ाइन कर दूं, कैसा इंस्ट्रूमेंट? एक मान लो मैं लकड़ी का ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन कर दूं, ये ऐसे करके, इसका नाम कुछ नहीं है, बस मैंने ऐसे बना दिया है। मतलब तुम अगर हाथ से ट्राई करोगे कोहेरेंट करने के लिए, कभी संभव नहीं है चीज़। लेकिन अगर तुम इसको ऊपर नीचे करोगे तो ये गारंटीड कोहेरेंट है, क्योंकि जिस समय ये डिप होगा उस समय ये होगा। या मान लो इसमें फेज डिफरेंस है, मान लो तुमने इसमें फेज डिफरेंस डाल दिया, लेकिन अब भी ये गारंटीड है। तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब समझ में आया? कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है कि जब भी तुम 2 पॉइंट पे वेव जनरेट हो रही है तो उनके बीच का जो फेज है या फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको कहीं ईमेल लिख लेते हैं कहीं। कोहेरेंट सोर्स का मतलब π/2 भी हो सकता है। तो 2 वेव्स हैविंग, हाँ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, बस। अब ऐसे करके मैंने बहुत सिंपल, सबसे सिंपल केस की बात हो रही है कि दोनों जो कोहेरेंट सोर्स है उनमें फेज डिफरेंस 0 है, मतलब दोनों एक साथ डिप हो रहे हैं, दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं। यानी कि जो दोनों सोर्स हैं ये एग्जैक्टली एक साथ है। मतलब जैसे मान लो ये मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रेस्ट बनाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रेस्ट तक पहुंचा है। इसके बाद जो अगला क्रेस्ट बन रहा है और इसका जो अगला क्रेस्ट बन रहा है, देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये केवल एक सोर्स होता, मान लो सोर्स S1 या सोर्स S1 केवल एक सोर्स होता, तो इस पॉइंट पे अगर तुम कोई कॉर्क रख दो, मान लो कोई प्लास्टिक का कॉर्क रख दो मान लो, तो ये कॉर्क क्या होगा टाइम के साथ? तुम्हें कैसे महसूस होगा? ये वो ऑसिलेट करेगा, ऐसे आगे पीछे नहीं जाएगा, ये अपने ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो टाइम के साथ अगर वाई एक्सिस में बात करता हूँ, मतलब ऊपर नीचे अगर वाई बोलते हैं तो वाई की वैल्यू क्या होगी? y1 की वैल्यू क्या मान सकते हैं? a cos ओमेगा टी। इसको साइन भी मान सकते हो, कॉस भी मान सकते हो। मतलब ये क्या कर रहा है? एक SHM कर रहा है। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट सोर्स ऑफ दिस पार्टिकल, ये SHM मोशन हो गया। समझ में आ गया? दूसरा मैंने लिया है, अब ये जब दूसरा भी मैंने लिया, S2 ले लिया, ये S2 सोर्स है, तो इसके चलते भी डिस्प्लेसमेंट, अब इसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो तुम्हारा SHM कर रहा है। तो अगर दूसरा भी रहेगा, मान लो पहला ना होता तो मान लेते हैं ए भी सेम सोर्स है, सेम एम्पलीट्यूड है, ये कॉम्प्लेक्सिटी बाद में ऐड होती है, A1 A2 हो जाता है, W1 W2 हो जाता है, ठीक है। तभी सिंपल केस में ये cos ओमेगा टी, दोनों सोर्स सेम है बेसिकली। मतलब हम उस, ये समझ में आ गया दोनों? मतलब ये पार्टिकल हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो पार्टिकल तुम्हारा दोनों लाइन के बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना टाइम इसको यहाँ लग रहा है, जब ये फोर्थ वेव यहाँ पहुँच रही है तो ये भी फोर्थ वेव यहाँ पहुँच रही है। तो ये एक साथ दोनों ऊपर नीचे हो रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से ये पहला चल रहा है उस हिसाब से भी चल रहा है। क्या पूछ रहे थे? तो सर मतलब एक पार्टिकल इंटरसेक्शन पे है और जो y2 है वो यहाँ पे है। नहीं, y अगर ये S2 ना होता तो ये SHM करता। तो y1 क्या बोल रहा है? किसी पर्टिकुलर t टाइम पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? टाइम का फंक्शन है ना ये। तो ये ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। अब तुमने क्या किया, ये हटा दो, मान लो केवल ये होता तब भी ये ऑसिलेट करता।
तो एक को y1 बोला गया, एक y2 बोला गया। तो एक बार एक को डिप कर रहे हो, एक बार एक को डिप कर रहे हो, तब तो ये कहानी होगी। अब मैं दोनों के साथ शुरू कर दिया, तो यानी कि अब इस पॉइंट का जो पार्टिकल है, जो कॉर्क है, अब इधर से भी एक वेव आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? y नहीं, डबल नहीं होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। डबल इसलिए मैं नहीं बोला क्योंकि कल को अगर a1 a2 हो जाएगा तो ये अलग चीज़ हो जाएगी। अभी बहुत सिंपल केस है, तो y1 जो वैल्यू होगी, तो ये तुम्हारा कितना हो गया? ये तुम्हारा हो जाएगा 2a cos ओमेगा t। तो ये तुम्हारा उस पॉइंट का हो गया जो तुम्हारा पॉइंट इस लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सोर्स पे जो लाई कर रहा है। ए एम्पलीट्यूड है, जिस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है ना वो। तो S1 S2 इक्वल नहीं है मतलब? S1 S2 इक्वल क्या मतलब? हो भी सकता नहीं हो इक्वल क्यों किया सर आपने y1 y2? नहीं, ये मैं उस सकता। ना 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 ना, तुम y1 ये चीज़ नहीं है। सर ने सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट किस लिए समझ रहे हो तुम लोग? अभी जैसे ये वाटर सरफेस है, सुनो, वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस में अगर मैं यहाँ पे ऐसे डिप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर एक कॉर्क है, तो कॉर्क कैसे मूव करेगा? ऊपर नीचे करेगा, ऑसिलेट कर रहा है ना। ये ऑसिलेशन का क्या मतलब है? t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है? t इज इक्वल टू 0 पे फॉर्मूला बताओ कहाँ है? t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है? a, मतलब ये अभी ऊपर है, फिर ये बीच में आएगा t इज इक्वल, मतलब ये वाली जो π/2 होगी, तो ये ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। तो y क्या चीज़ बता रहा है? ये यहाँ से इसके डिस्टेंस नहीं बता रहा है, ये SHM का एम्पलीट्यूड बता रहा है। समझ में आया? इक्वी डिस्टेंस में लिया हूँ कि जिससे ये समझ जाओ कि इस इक्वी डिस्टेंट पॉइंट पे जिस समय ये वेव पहुँचेगी, जिस समय ये वेव पहुँचेगी, उसी समय दूसरी वेव भी पहुँचेगी। एक वेव यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, एक वेव यहाँ से हो रही है। तो मैं भी उस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। मान लो कि 3 क्रेस्ट के बाद यहाँ पहुँच रहा है, तो अगर ये जो काम करेगा वही 3 क्रेस्ट के बाद ये भी करेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दोनों सिंपली क्या हो जाएंगे? ये ऐड हो जाएंगे। समझ में आया? फॉर्मूला निकल के क्या आ रहा है यहाँ पे? जो नया जो यह पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2 है। अगर ये सोर्स ना होता तो एम्पलीट्यूड कितना था? a था। यानी कि पहले इंटेंसिटी अगर I0 थी, I0 किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। तो अब जो नया एम्पलीट्यूड होगा, नया जो इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी तुम्हारी? ट्वाइस नहीं होगी। ये I किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। समझ में आया? तो ये जो I0 जो पहले का, तो जो नया इंटेंसिटी होगा, पहले की इंटेंसिटी का ये नया इंटेंसिटी पहले के इंटेंसिटी का 4 टाइम्स होगा। क्योंकि एम्पलीट्यूड अगर डबल होगा तो I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। सो इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी? इनिशियल इंटेंसिटी की 4 टाइम्स हो जाएगी। ये तुम्हारा 4I0, मतलब ये इंटेंसिटी तुम्हारा 4 टाइम्स हो गया उस पॉइंट पे, यानी कि एम्पलीट्यूड तुम्हारा डबल हो गया था। तो देखो इसमें ये जो पॉइंट है केवल आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ठीक है? मतलब दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस मतलब क्या होता है कि S1 का P से डिस्टेंस और S2 का P से डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब दो वेव को उस पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, उसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना है? 0। ठीक है? अच्छा, तुम सोचो एक ऐसा पॉइंट लिया जाए, ध्यान दो, एक ऐसा पॉइंट लिया जाए जहां पे पाथ डिफरेंस, अब देखो इसको मैं इसे पाथ डिफरेंस के बाद 0 तक समझा दे रहा हूं। मान लो पहली वेव तुम्हारी 3 के बाद पहुंची थी, बहुत सिंपल तरीके से समझा देखो, 3 1 2 3 मान लो ये पहुंची थी, और दूसरी वेव भी ऐसे पहुंची थी, ये। यानी कि ये जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट P पॉइंट है, दोनों वेव एक साथ पहुंची, यानी कि ये जो P पॉइंट है उस पर ऐसे करके वेव पहुंच रही है। समझ में आया? यानी कि दोनों का पाथ डिफरेंस सेम है। हाँ, पाथ डिफरेंस मतलब दोनों का पाथ सेम है, तो पाथ डिफरेंस कितना है? 0। अगर पाथ डिफरेंस है तो वहाँ पे इंटेंसिटी हमको इस तरह दिख रहा है, ठीक है? अब केवल एक, अच्छा सुनो, अब मान लो एक और ऐसा पॉइंट लिया जाए
कि पहली वेव ऐसे पहुंच रही है, देखो अभी तो हो सकता है कि एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे रहे कि जहाँ पे ये 3 वेव के बाद पहुंच रहा है और ये 4 के बाद पहुंच रहा है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया अब? मतलब पहला देखो, पहला क्या पहुंच रहा है, बहुत सिंपल, 2 का समझा दे रहे हैं। एक है ये तो सेम पाथ डिफरेंस हो गया, मतलब पाथ डिफरेंस 0 हो गया। अब अगर मैं ऐसे करके एक पॉइंट लूँगा, अब कॉर किस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे था। देखो जब इसकी बात थी तो दोनों एक साथ ऊपर नीचे हो रहे थे, डबल हुआ था। अगर पाथ डिफरेंस अब लैम्डा के बराबर, यहाँ देखो ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा। यानी कि पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तब भी वही बात होगी। ये वाला ऊपर जाने की टेंडेंसी रख रहा है, दूसरा वाला भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी समझ में आया कि नहीं, पाथ डिफरेंस जब 0 है तो दोनों सिंपली ऐड हुए हैं। पाथ डिफरेंस जब लैम्डा हुआ, 2 लैम्डा हुआ, 3 लैम्डा हुआ या माइनस लैम्डा मतलब चलो इधर का अगर पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो इधर को तुम नेगेटिव बोल सकते हो। तो अगर पाथ डिफरेंस तुम्हारा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा या माइनस लैम्डा, तो यानी कि पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मतलब n लैम्डा, वेर n इज इंटीजर। तो उस समय दोनों वेव कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं, मतलब दोनों ऐड अप हो जा रही हैं सिंपली। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिख लो इसको। डिस्ट्रक्टिव पे क्या होगा? देखो पहले पॉइंट पे ये वेव ऐसे पहुंच रही है, देखो ऐसे पहुंच रही है, और दूसरी वेव देखो, दूसरी वेव कैसे पहुंच रही है, ये ऐसे करके। मतलब एक पॉइंट वाला कह रहा है कि स्कोर को ऊपर जाना है और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? नीचे जाना है। यानी कि आपस में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए था? जैसे ये कितना लैम्डा है, ये कितना है लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। यानी कि वो सारे पॉइंट जहाँ पे पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल। देखो लैम्डा बाई 2 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, मतलब या तो फिर ये ऐसे रहे, ऐसे करके। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक क्या कह रहा है? ऊपर जाने, जैसे एक वेव जब आ रही है तो कॉर को बोली ऊपर जाने को, और दूसरा आ रही है उल्टा आ रही है, वो करिए नीचे जाना, तो क्या करेगा? वो चुपचाप बैठ जाएगा। समझ में आया? तो वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट तुम्हारा देखो यहाँ से नहीं लिख लो, लेकिन वहाँ पे तो होगा जहाँ पे उसका मतलब क्रेस्ट है और उसका ड्रॉप बता रहे हैं। देखो तो अभी तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा एक वेव जो तुम्हारा y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t, और दूसरी y2 जो थी तुम्हारी, हाँ तो y2 जो होगी, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जो पाथ डिफरेंस होगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक तो लैम्डा बाई 2 समझ में आया कि नहीं आया? लैम्डा बाई 2 पे अगर पहुँचेगी तब वो डिस्ट्रक्टिव होगी। अगला कौन सा होगा? 3 लैम्डा बाई 2। अगर मैं सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल आप बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू 2 ले लोगे तो 2 बाई 2 क्या हो जाएगा? लैम्डा। तो लैम्डा पे क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ऑड लेंगे तो 1 के बाद 3, तो इसको हम लोग लिखते हैं n प्लस हाफ लैम्डा, सही है, या 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इसी को बोलते हैं ऑड मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इस केस में आपका क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। बस ये लिख लो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब वो पार्टिकल एकदम स्टिल हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे तुम्हारा इस कंडीशन को मीट करेगा ना, वहाँ पे तुम्हारा जो भी पॉइंट रहेगा वो एकदम स्टिल रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है। अब एक स्पेशल केस दिखाया गया है कि मान लो 2 वेव है, एक वेव तुम्हारा y इक्वल टू a cos ओमेगा t है, और दूसरी वेव जो है, देखो दूसरी वेव तुम्हारा सेम फेज में नहीं है, ये अलग फेज डिफरेंस में चल रही है।
ये समझ में आ गया फाई का मतलब? यस सर। ठीक है। अब ये किसी पॉइंट पे अगर कंस्ट्रक्टिव अगर मीट करेंगी तो क्या होगा? वाई क्या हो जाएगा आपका? y1 प्लस y2, यानी कि उस पॉइंट पे जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों को सिंपली क्या कर दोगे? अलजेब्रिकली सम कर लोगे। तो ये क्या आ जाएगा बताओ? a cos ओमेगा टी, इसको लिख लीजिएगा, प्लस a cos ओमेगा टी प्लस फाई, a कॉमन कर लो, cos ओमेगा टी प्लस फाई। cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू टू cos सी माइनस, इसमें क्या होता है? cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला लिख देते हैं। cos सी प्लस cos डी क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos। तो इस केस में क्या आ जाएगा? cos सी प्लस डी बाई 2 में cos ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 है, और cos सी माइनस डी में क्या हो जाएगा? cos 5 बाई 2। पढ़ना आया था? तो देखो ये जो नया एम्पलीट्यूड आया है, ये जो y आया, ये y क्या दिया है? ये y उस पार्टिकल का वेवलेंथ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है जब ये दोनों वेव इंटरफेयर कर रही है या इंटरफेरेंस कर रही है। तो जो वो पॉइंट है, जिस पॉइंट को तुम देख रहे हो, जो अभी एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है अभी? क्या वो एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अभी? हाँ या ना? कैसे पता चल रहा है? क्या ये एसएचएम का इक्वेशन है? क्या इस तरह मिल रहा है इससे? देखो इसमें क्या क्या चीज़ होता है? एक कॉस कंपोनेंट होता है या साइन कंपोनेंट होता है, एक अंदर ओमेगा के साथ टी होता है, एक फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखो एक कॉस है जिसके अंदर ओमेगा टी है, फेज डिफरेंस है। तो ये पूरा क्या चीज़ है? यहाँ से यहाँ तक ये आपका एम्पलीट्यूड है। फाई क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि ये वैल्यू फिक्स है। ये वैल्यू फिक्स हो गई, ये वैल्यू फिक्स हो गई। तो जो नया वेव बन रहा है बेसिकली कुछ ऐसे इसको देख रहे हो तुम। बेसिकली मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको। तो नया जो पॉइंट है वहाँ पे जो पॉइंट है वो एक नया तरह से एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है? उसका एम्पलीट्यूड क्या है? ए इज इक्वल टू 2a cos 5 बाई 2। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आई क्या हो जाएगी आपका? इसी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2। और 4a स्क्वायर क्या था हमारा? यही तुम्हारा इसके पहले क्या था? ये हमारा 4i0 था। तो 4i0 cos स्क्वायर 5 बाई 2, ये तुम्हारी इंटेंसिटी हो गई जब दो वेव में फेज डिफरेंस होता है। लिख लो यहाँ तक। चीज़ और देख लो यहाँ से बताओ जरा फाई की क्या क्या वैल्यू लिया जाए कि ये 4i0 के बराबर, मतलब ये वैल्यू 1 कब होगी? जब ये पूरी वैल्यू 1 कब होगी? जब फाई की वैल्यू 0 या 360 नहीं, सॉरी, cos पाई तो 1 होता है, यानी कि फाई की वैल्यू 0 होगी तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और 2 पाई 4 पाई चलता जाइए। cos पाई पे कितने? यानी कि जब दो वेव में फेज डिफरेंस 0 रहे, 2 पाई रहे, 4 पाई रहे, 2 पाई का फेज डिफरेंस का क्या मतलब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एक पूरा ऊपर नीचे आ चुका है, दूसरा अब शुरू कर रहा है, ठीक है? तो ये 2 पाई हो गया, 4 पाई। इस केस में तुम्हारा यहाँ पे i इक्वल टू 4i0 आ रहा है, ठीक है? हैं? और दूसरा केस बताओ जरा, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया। और दूसरा केस फाई की वैल्यू क्या हो कि ये 0 हो जाए, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाए, मतलब ये वैल्यू 0 हो जाए। ये 0 कब होगा? जब ये वैल्यू पाई बाई 2 हो जाए। नहीं, ये वैल्यू पाई बाई 2 हो जाए। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि फाई की वैल्यू जब पाई हो जाए, या मतलब प्लस माइनस पाई, ये प्लस माइनस कर लेना, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 5 पाई। इस केस में अगर वेव चल रही है तो ये तुम्हारा पहले वाले में 1 हो रही थी, दूसरे वाले में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? तो उस पॉइंट पे जहाँ फेज डिफरेंस इस तरह पहुँच रहा है वो तुम्हारा, अगर ये फाई तुम्हारा 0, 2 पाई, 4 पाई, ठीक है? देखो फेज डिफरेंस 0 या 2 पाई है। एक चीज़ और समझ रहे हैं आप, 360 बोला था, 2 पाई। तो फिर तूने ऐसे देखा था गलत बोल रहा हूँ।
सोच में पड़ गया। जब फेज डिफरेंस 0 है या 2 पाई है 4 पाई है तब कंस्ट्रक्टिव। और पार्ट डिफरेंस में क्या फार्मूला आया था? 0 लैम्डा 2 लैम्डा। तो एक चीज़ देखो ध्यान से, दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है? ये आपका 2 पाई ओमेगा और यही आपका क्या होता है? लैम्डा। यानी कि लैम्डा जो पाथ डिफरेंस होता है उसके चलते फेज डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस होता है? 2 पाई। ये चीज़ समझ में आई? लैम्डा पाथ डिफरेंस के चलते जो फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है वो 2 पाई का हो रहा है। ठीक है? तो अगर एक फार्मूला पूछा जाए, देखो डेल्टा एक्स अगर पाथ डिफरेंस है तो डेल्टा एक्स देखो इसको यूनिटरी मेथड से किया जाए तो लैम्डा पाथ डिफरेंस में 2 पाई आपका क्या है? फेज डिफरेंस है। तो 1 में कितना होगा? 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस हो गया है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इसको हम बोलते हैं डेल्टा फाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या बता रहा है? ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में सीधा रिलेशन है। ये बहुत सिंपल तरीका है। लैम्डा पाथ डिफरेंट इंट्रोड्यूस करने में 2 पाई का फेज डिफरेंस आता है। इसको कई बार हम लोग ऊपर नीचे समझ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यूनिटरी मेथड समझा दिया है। लैम्डा पे फेज डिफरेंस 2 पाई, 1 पे 2 पाई बाई लैम्डा। तो डेल्टा एक्स जब पाथ डिफरेंस होगा तो ये जो फेज डिफरेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ वो बना दो फार्मूला, लेकिन ये सबसे सिंपल फार्मूला है। ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। लो केवल तो क्या हम लोग 2 टॉर्च यहाँ जला दें? बहुत सिंपल, देखो दो टॉर्च जला दिया जाए तो जिस पॉइंट पे बोलोगे कि सर जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा और 2 लैम्डा और 3 लैम्डा हो रहा है वहाँ पे आपका इंटेंसिटी कितना होना चाहिए? 4 टाइम्स। और जहाँ जहाँ नहीं वहाँ पे आपको अंधेरा दिखना चाहिए। तो यंग्स स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ प्रूव की गई है। लेकिन रियल लाइफ में हमको नॉर्मली ऐसे क्यों नहीं दिख जाता है? क्योंकि ये जो दोनों ट्यूबलाइट या जो बल्ब तुमने लिए हैं ना, ये दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। क्योंकि ये किस तरह चल रहा है और ये किस तरह चल रहा है ना, ये दोनों अपने अलग हैं दोनों। मतलब दोनों में कोई कोहेरेंसी नहीं है। दोनों बोथ आर नॉट कोहेरेंट सोर्स है, ये इनकोहेरेंट है। वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ छोटी तब भी देखा जाता है वो। हाँ माइक्रो, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये जो वेवलेंथ है कोहेरेंट ही नहीं है। एक ऊपर जा रही है तो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है तो ऊपर जा रही है, एक के ऊपर एक और निकल जा रही है। तो एकदम रैंडम चल रहा है सब कुछ यहाँ पे, दोनों आपस में कोई रिलेटेड नहीं है। तो अगर 2 ट्यूबलाइट जलाते हैं तो हमें इंटेंसिटी जैसे अभी साइड में पूछा था 4 टाइम्स क्यों नहीं दिख रही है? तो क्या रीज़न है? तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा? उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो इंटेंसिटी होगी वो टाइम के साथ क्या हो जाएगा? तुम्हारा टाइम के साथ एवरेज आउट हो जाएगा। टाइम के साथ एवरेज आउट हो जाएगा। तो याद होगा जब हम लोग IRMS पढ़ रहे थे तो cos स्क्वायर 5/2 का एवरेज आउट किए थे हम लोग। क्या वैल्यू आई थी इसकी? इसकी वैल्यू हाफ आई थी। तो अगर हाफ आ जाएगी तो ये 4I0 इंटू हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा? तो अगर 2 टॉर्च जलाओगे तो इंटेंसिटी क्या होगी? डबल ही दिखेगी आपको। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों टॉर्च रियल लाइफ में तुम बाई हैंड या नॉर्मल तरीके से इनको कोहेरेंट नहीं कर सकते हो। लिख लीजिए, ठीक है?